आप सभी लोग भैया आप सभी लोग मिडिल क्लास लोग हो, बीवी बच्चे वाले लोग हो, घर में माँ बाप रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, एक आदमी वो है जो एक हरियाणा के गांव से पढ़ के आईआईटी तक पहुंचा। आईआईटी के बाद उसने आईआरएस का एग्जाम पास किया, इनकम टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर बना। नौकरी छोड़ के सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर लोगों के लिए काम किया। उसके 2 बच्चे, बेटी भी आईआईटी में, बेटा भी आईआईटी में। बेटी भी नौकरी कर रही है कहीं पे, बेटा भी कहीं पे काम कर रहा है। और पता चलता है कि घर पर, मुख्यमंत्री के घर पे छापा मारने आई है ईडी, और बाप जो कि मुख्यमंत्री है उसको पकड़ के ऐसे ले गई जैसे मुर्गी के बाड़े से कसाई ले जाता है मुर्गी को उठा के, ऐसे लेके गए। आप कल्पना कीजिए उन बच्चों की क्या हालत हुई होगी। उनके साथ में काम करने वाले लोग, उनके रिश्तेदार, उनके जानकार, क्या क्या नहीं कहा गया होगा कि बड़े ईमानदार बनते थे, ये तो चोर निकले, हजारों करोड़ रुपए खा गए, लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और जेल में क्या किया गया? जेल में डायबिटीज की दवाई तक बंद करी गई। एलजी का घटियापना देखिए। सोचिए, इतना घटिया आदमी भी होता है कोई विनय सक्सेना जैसा, जो अष्टमी के दिन कोई हिंदू अगर पूरी खा रहा है तो वो विनय सक्सेना पूरी गिन रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 पूरी खा ली। आप सोचिए, ऐसे घटिया आदमी भी हुए। इस दिल्ली के अंदर राजभवन में बैठ के वो आदमी, अरविंद केजरीवाल ने आम खा लिया, उस आदमी के पेट में दर्द था। इतनी नफरत थी अरविंद केजरीवाल से। अब क्या, अब आप इसको समझिए हो क्या रहा है। जब आप एक ईमानदार आदमी को भ्रष्टाचारी साबित करते हैं, जब आप एक ईमानदार मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचारी होने का स्टैंप लगा के उसको बदनाम करते हैं, तो उसका परिवार और वो आदमी 6 महीने 1 साल जब जेल में रहता है, वो सोचता कि क्या मिला मुझे, इतनी ईमानदारी से क्या मिला मुझे। जो लोग हजारों करोड़ रुपए खा गए वो भी भ्रष्टाचारी, और वो तो जेल भी नहीं गए। और हमने लोगों के लिए ईमानदारी से स्कूल बनाए, हमने अस्पताल बनाए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने गरीब बच्चों को पढ़ाया, हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा, और हमको भ्रष्टाचारी कह के 2-2 साल जेल में रखा जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? इस देश के सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर रही है। उस नैतिकता को, उस सामाजिक ताने बाने को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिस सामाजिक ताने बाने में आपको ये नैतिक शिक्षा दी जाती थी कि आपको ईमानदार रहना है, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए काम करना है, और अगर आप काम करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बैंक बैलेंस नहीं मिलेगा, शान और शौकत नहीं मिलेगी, मगर आपको इज्जत मिलेगी कि आप कम से कम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन ईमानदार लोगों से वो इज्जत भी छीन ली, और सबको भ्रष्टाचारियों की एक कतार में खड़ा करके मैसेज दिया कि लूटो इस देश को जितना लूट सकते हो, लूटो समाज को जितना लूट सकते हो, क्योंकि जो लूटेगा वो भी चोर है, जो नहीं लूटेगा वो भी चोर है। तो आप ये सोचिए कि आपके जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आज आईएएस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो बच्चे आज पुलिस अफसर बनना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या है? किस बात की ईमानदारी, किस बात के लिए काम करेंगे? लूटो, खूब लूटो। सबको ही भ्रष्टाचारी कहलाना है तो सब लूटेंगे। तो इस केंद्र सरकार ने आपके बिल्कुल जो सामाजिक ताने बाने हैं, उसके अंदर इन्होंने कैंसर बोने का काम किया है। विभागीय जांच का भी आदेश दिया है, जो आईओ है उसके खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया कोर्ट ने। भाई, अगर हमारा बस चले तो ऐसे लोगों को तो इंडिया गेट पे फांसी पर लटकाना चाहिए। ये ईडी के अफसरों को और ये जो सीबीआई के अफसर हैं, इनको इंडिया गेट पर फांसी पर लटकाना चाहिए। इनको पत्थर मार मार के इनको जो है इनकी जान निकाल देनी चाहिए। ये इतने गंदे लोग हैं
क्योंकि ये पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये लोग सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल को खराब नहीं कर रहे, ये हरियाणा के गांव में बैठे हर उस बच्चे को, बिहार के अंदर आईएएस की कोचिंग कर रहे हर उस बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं कि इस देश के अंदर लूटो, खसूटो, पैसा कमाओ, क्योंकि भाई सब एक से। सौरभ भाई, पूरी सरकार जो बनी, सौरभ भाई, पूरी जो सरकार बीजेपी की बनी, वो इसी बुनियाद पर बनी थी कि ये भी कहा आम आदमी पार्टी भ्रष्ट थी। इस सरकार के बारे में फिर क्या है? देखिए ये सरकार कर क्या रही है, आप ये तो देखिए। आपने 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा दिल्ली वालों ने। प्रधानमंत्री जी को इससे परेशानी थी कि भाई ये दिल्ली में ये सरकार क्यों बार बार आ जाती है, कभी 70 में से 67 आते हैं, कभी 70 में से 62 आते हैं, इसको करो। और इसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया गया। इन्हीं का शिकायतकर्ता भी इन्हीं का, इन्हीं की सीबीआई केस तो दर्ज हो गई, इन्हीं की शिकायतकर्ता, इन्हीं की सीबीआई केस दर्ज हो गया। कांग्रेस ने कहा है कि हमने भी शिकायत की थी उस दौरान जब कहा था, तो की थी ना कांग्रेस थी। तो भाई अजय माकन तो इन्हीं के आदमी है। अजय माकन तो भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग शुरू से ही करते आए हैं। लेकिन यही तो ईडी के केस को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सीबीआई से डिस्चार्ज हो गए, ईडी का केस है, तो क्या लगता भाई है उस पर असर पड़ेगा? कांग्रेस को बर्बाद करने वाले ही अजय माकन जैसे लोग हैं, जिन्होंने बीजेपी की बैटिंग करी हमेशा। मैं पूरी कांग्रेस को दोष नहीं दे रहा, मगर अजय माकन जैसे जयचंद जहां जहां पर हैं, वो उस संस्था को बदनाम करेंगे क्योंकि वो बैटिंग बीजेपी की करते हैं। पंजाब चुनाव में पड़ेगा, इसका असर पंजाब चुनाव में पड़ेगा। देखिए आप इस बात को समझिए, पंजाब की सरकार को भी ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक ही दिन दिल्ली में 4 मर्डर होंगे, पंजाब में 1 मर्डर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे पंजाब की खबर छापेगा। कमाल ही कर दिया भाई, पंजाब के मर्डर की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे दिल्ली में छापेगा। तो भैया ये तो कमाल जो है ये दिल्ली में भी किया जा रहा है। मामले पर कोई असर पड़ेगा, चूंकि अब आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं, अब आप इस बात को समझिए, ईडी के पास, अब आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं, अब आप इस बात को समझिए, ईडी के पास अपने पैर नहीं है। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। तो ईडी का केस तभी खड़ा होता है जब कोई सीबीआई के अंदर केस हो, एसीबी में केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस में केस हो। तो क्या करती है ईडी? ईडी कहती है भाई कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। समझ लो तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई से तेज ईडी दौड़ने लगती है। 600 जगह छापे मारे ईडी ने, दिल्ली में, पंजाब में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, सब आपके चैनलों पे छपता था, सब चलता था। एक जगह कहीं पे आपने बरामदगी देखी हो कि 1 लाख रुपए मिल गया हो, कहीं पे किसी के पास एक प्लॉट मिल गया हो, मनीष सिसोदिया जी के पास फ्लैट मिल गया हो, अरविंद केजरीवाल ने कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली हो, किसी की बेनामी खरीद ली हो? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचिए 10 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, 1 लाख रुपए की रिकवरी नहीं हुई, मगर उसके बावजूद भी मुकदमा चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने, जिन्होंने आखिरी में यू टर्न ले लिया, जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना को हमेशा इतिहास याद रखेगा। पूरी जजमेंट में लिखा कि ये केस तो 1 मिनट भी ट्रायल में ठहर नहीं पाएगा। खुद कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में कहा, और आखिरी में पलट गए, मगर बेल मैं नहीं दूंगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाहिर हो गया था कि सीबीआई और ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसीलिए आज डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज का मतलब भी समझ लीजिए, ये केस इस लायक भी नहीं है कि इसके अंदर मुकदमा चल सके, इतनी भी लायक नहीं। अभी सीबीआई तो पहले मोदी जी के पास जाएगी, फिर मोदी जी सेट करेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर जाया जाए। सीबीआई तो पहले अपने पापा के पास जाएगी। अच्छा सौरभ जी, ये पापा बताएंगे कि कहाँ जाना है। सौरभ जी, ये जो मामला हुआ है विपक्षी पार्टियों पर, जिस तरह से और भी चलिए। लोगों पर आरोप लगाते हैं, और सीबीआई ये कितना बड़ा एक सौरभ भारद्वाज है हमारे साथ। एक मिनट सौरभ भारद्वाज है हमारे साथ बातचीत के लिए। सौरभ, पहला रिएक्शन वही रहा था हमारा
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से सौरभ भारद्वाज को आपने सुना। सौरभ भारद्वाज ने कई बातों का जिक्र किया, इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब क्या करेगी, क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी जो लगातार आम आदमी पार्टी को नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। ईडी, सीबीआई, हर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले पर जुड़ चुकी थी, लेकिन अब इस बीच बीजेपी का क्या यहां पर स्थिति रहेगी, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि बहुत जरूरी हो जाता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि लंबे समय से आम आदमी पार्टी महज एक ही चीज का इंतजार कर रही थी और उस सच का, उस सत्य का इंतजार कर रही थी जब देश भर में आम आदमी पार्टी को यहां पर पूरी तरह से बरी कर दिया जाएगा। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा जी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट तनुज दीक्षित जी सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और शुरुआत मनीष झा जी आप ही के साथ, क्योंकि सबसे पहले तो सर आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आज का दिन आप लोगों के लिए कितना ऐतिहासिक और कितना भावुक कर देने वाला है उसे समझा जा सकता है। लेकिन मैं अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए ये समझूंगी कि आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या है। अब हिंदी खबर को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी पैनलिस्ट को, आपके सभी तमाम दर्शकों को, पूरे देशवासियों को, सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। निसंदेह आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत खुशी की दिन है। मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर पा रहा हूं, काफी भावुक महसूस कर पा रहा हूं, अपने आप को किसी तरह संभाला हूं। और ये समय वो समय है जब हम पिछले अपने उन सालों को याद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमें बदनाम किया गया, हमें मानसिक पीड़ा दी गई, हमें हर प्रकार से प्रताड़ित किया गया। जब हम कहीं जाते थे, किसी दूसरे प्रदेश में जाते थे जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है या संगठन नहीं है, वहां पे हमें जब हम चर्चा करते थे तो हमें वही बहुत बुरे और बहुत गलत तरीके से देखा जाता था। तो सबसे पहले तो मैं आज देश के न्यायपालिका में मेरा यकीन 200% बढ़ गया है और मैं यही कहना चाहता हूं, सत्यमेव जयते। और उन अहंकारी लोगों को कहना चाहता हूं जो सत्य के कुर्सी पे उनका नशे में चूर हैं, कि देखो सत्ता अहंकार जो है ना, उस रावण का नहीं रहा जिस रावण की लंका सोने की रही थी। अहंकार उन अंग्रेजों का नहीं रहा जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है, महज 10-12 साल आपको हुआ है राज्य करते हुए। आप ऐसे डरिए। और सबसे बड़ा मैसेज जो आज न्यायपालिका ने दिया है, न्याय और न्यायपालिका देश के हर नागरिक के लिए समान है, उसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। अगर आप कुर्सी पे हैं, कुछ चंद लोगों को आप खरीद सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उनको अपने हिसाब से आप घुमा सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन जो न्यायपालिका है वो देश का सर्वोच्च संस्थान है। न्यायपालिका में हम लोगों को अटूट विश्वास है, ये साबित हो गया है। और आज बिल्कुल, और देखिए मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होगा कि जिन लोगों पर कल तक उंगली उठा करती थी, आज उन्हीं के सर फक्र से ऊपर उठे हुए हैं, वो सर ऊंचा करके चल रहे हैं। और ये सिर्फ राहत नहीं है बल्कि ये उस नैरेटिव पर भी बड़ा जवाब है निश्चित तौर पर। सबसे और हमारी, आपने जो पूछा कि हमारी अगला कदम, हमारा अगला कदम बिल्कुल अब हम लोग साथ बैठेंगे और उन प्रदेशों में जहां आने वाले प्रदेशों में जहां चुनाव है, पंजाब है, वहां आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, सीधे तौर पर मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आम आदमी पार्टी अब मजबूत तरीके से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल पाएगी। बहरहाल सर, मेरे साथ चूंकि और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, लौटूंगी मैं आपके पास और मैं आपके शब्दों को समझ सकती हूँ, भले ही बहुत कम शब्दों में और बहुत धीरे धीरे आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आपके मन में अभी क्या कुछ चल रहा होगा उसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। बीजेपी के नेता केसी जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत तो सर मैं आप ही के साथ करना चाहती थी, लेकिन सवाल आपसे ये रहेगा कि आज का दिन क्या आप लोगों को ठीक लग रहा है? आम आदमी पार्टी तो जश्न मना रही है, लेकिन बीजेपी के क्या हाल है? जिस केस को आपने करप्शन को लेकर दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंका आम आदमी पार्टी को, आज उस केस के सबूत ही नहीं मिले सर कोर्ट में। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए रितु जी, पहली बात तो यह है कि देखिए जो कहीं पर किसी केस में फंसा है उसके लिए जश्न का दिन हो सकता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई पार्टी नहीं है। और क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया में अगर
ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो सबको दोषित करके सबको सजा हो जाती है। आपको याद होगा तलवार दंपति किस तरीके से हाई कोर्ट से भी वो सजा पाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। तो इसको क्या किस दृष्टि से देखा जाए? तो आप सर उस देखिए दौरान कि भी तो सलमान सवाल खान उठाए की गए थे ना, तलवार दंपति को काले लेकर भी हिरण सवाल केस उठाए के गए थे मामले कि में हमारा कैसे बरी हो कानून गए? कितना सुस्त है, हमारा कानून, देश का कानून लोगों को इंसाफ नहीं दिला पा रहा। और इस पूरे मामले में तो छोड़िए तलवार दंपति को लेकर, इस पूरे मामले पर जो कि फर्जी शराब केस साबित हुआ है जिसमें कोई सबूत नहीं मिले हैं कोर्ट में, बीजेपी कितने आरोप वहां पर मढ़ रही थी, बीजेपी की तरफ से इतनी छीछा लेकर आम आदमी पार्टी की कर दी गई थी और आम आदमी पार्टी आज राहत की सांस ले रही है। मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी उस दौरान आम आदमी पार्टी, और आप लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि भाई बीजेपी पार्टी नहीं है, बीजेपी ने नैरेटिव सेट नहीं किया। देखिए रितु जी, देखिए कि अगर कहीं पे इस मुकदमे को दर्ज किसने कराया, शिकायत किसने की, उपराज्यपाल ने वहां पर की थी और प्रथम दृष्टया जब उसके खिलाफ सबूत पाए गए तभी न्यायालय ने इनको जो है मतलब आप देखिए बेल इनको न्यायालय ने नहीं दी। तो देखिए न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में बरी हो गए हैं, अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे न्यायिक प्रक्रिया में इनको सजा ही मिलनी चाहिए, लेकिन क्या इस चीज को देखते हुए कि अगर कोई बरी हो जाता है, अगर प्रथम दृष्टया पुलिस को, ईडी को, सीबीआई को लगता है कि ये व्यक्ति दोषी हो सकता है या यहाँ पे षड्यंत्र चल रहा है, तो फिर तो मुकदमा ही नहीं दर्ज होना चाहिए। कोई पहले से देखिए ये तो न्यायिक प्रक्रिया के बाद पता चला ठीक ना, है, ये कानूनी दोषी प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बाकी क्या मेहमान पहले जुड़े से उनके किसी पास को भी मैं जरूर सबको जाऊंगी, लेकिन एक FIR छोटा सा करना रिएक्शन, बंद कर देना चाहिए। केसी जैन जी मैं CBI आपसे लूंगी। की आप लोगों की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा था सर कि दिल्ली सरकार जब आम आदमी पार्टी उस दौरान सत्ता में थी तो आप लोग कह रहे थे कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है क्योंकि लाइसेंस स्ट्रक्चर का मार्जिन बदले गए हैं। साथ ही एक और आरोप लगाया गया था जिसमें नई एक्साइज पॉलिसी इस तरह डिजाइन की गई थी कि कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट वेंडर्स को फायदे हैं। जब आप लोगों के पास सबूत नहीं थे तो यहाँ पर किस तर्ज पर आप लोग ये आरोप लगा रहे थे आम आदमी पार्टी पर? आरोप लगाया किसने? ईडी सीबीआई ने आरोप लगाया। नहीं सर, ये आरोप तो आपने लगाए, ये मैं वो बयान सुना, ये मैं वो बयान बता रही हूँ जो आम बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाए गए हैं। गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, गुजरात के गोधरा कांड में दोषी किसको बनाया गया था? सर कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? जब आपसे सवाल पूछे जाते थे इस पूरे मामले को लेकर, आपसे तो मेरे सुनिए इस केस को लेकर पहले मेरे से, इस केस को लेकर पहले भी आपसे डिस्कशन हुआ है, नहीं हुआ? बहुत बार डिस्कशन हुआ है, हर बार आपको यही कहा जब तक कोर्ट की तरफ से कोई यहाँ पर एग्जैक्ट फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होता। और आज की तारीख में भी आप केस को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट शेखर कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर अब इस मामले को लेकर आगे क्या आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे मामले का स्ट्रक्चर आगे किस तरह से बढ़ेगा? ठीक है केसी जैन जी, आपको जितना बोलना था आपने बोल दिया सर, अब बाकी मेहमानों की बात सुनिए। ठीक है शेखर जी। यादव जी पर 500 मुकदमे लगे थे कि आज एक देश में एक तरफ अघोषित तानाशाही और जुमलेबाजी और दूसरी तरफ संविधान और सत्य की लड़ाई थी। आज ना अघोषित तानाशाही हारी है बल्कि संविधान की ताकत ने उसे बुरी तरीके से लहूलुहान कर दिया। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको आप बिना किसी मजबूत सबूत के आप जेल में भेज देते, और एक नहीं आपने दो मुख्यमंत्रियों को भेजा, और जब दो मुख्यमंत्रियों का आपने जेल में भेजा तब भी आपके पास कोई सबूत नहीं थे। और ये ईडी जो होती है ये रिपोर्ट करती है फाइनेंस मिनिस्टर को। क्या फाइनेंस मिनिस्टर से कभी प्रधानमंत्री ने जवाब मांगा? बल्कि उल्टा वो इसी ईडी और सीबीआई की दी गई जानकारियों पर वो पब्लिक में बयान करते रहे। दूसरी बात इनकी, मैं अभी केसी जैन साहब जो बात कह रहे थे, जब इनकी पहली बार केजरीवाल की बेल हुई सुप्रीम कोर्ट से तो यही कहा गया ना कि ये कितने लंबे टाइम तक इनको जेल में हम रख सकते हैं, जांच पूरी नहीं हो रही। तो इनको तो अगर आरोपों में दम लगता था तो ईडी डायरेक्टर पर गुस्सा आना चाहिए था। ये तो हर बार ईडी डायरेक्टर का एक्सटेंशन मांग रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर आज जो ये नर इन डर सरकार है और उसका जो ये पीएमएलए के अंतर्गत जो पकड़ो गैंग है, ये आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया है। बिल्कुल। और आज केजरीवाल जी की एक बात और यहाँ पे सत्य साबित हो गई, जो उन्होंने कहा था मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, आज ये बात साबित हो गई है कि वो संविधान की रक्षा के लिए चला रहे थे। और उसके बाद आकर जो उन्होंने इस्तीफा दिया कि मैं इनके दबाव में इस्तीफा नहीं दूंगा, इनकी रणनीति को नाकाम करा केजरीवाल जी ने। उस टाइम भी अपने सत्य पे इतना भरोसा था। और मैं आपको इस मामले की और सच्चाई बताऊं, ये फैसला तो आज आया है
जिस दिन दिल्ली में भाजपा जीती थी, क्या आपने मीडिया का वो एक चुना हुआ तबका जो गोदी मीडिया कहा जाता है, उसके बाद से आपने शराब घोटाले पे कोई खबर सुनी? नहीं। ये एक राजनीतिक मामला था और इसके सहारे इन्होंने अपने पकड़ो पकड़ो गैंग का डर भाजपा ने पूरे देश में बिठा दिया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ तो पता लग गया कि ऐसे ये निर्दोष लोगों पर झूठे आरोप लगा के जो पकड़ते हैं और उसके सबसे बड़ी सहारे बात कितनी सर कमाई कि इस कर पूरे लेते हैं। मामले को अगर आपको भी याद होगा तो सीधा शीश महल तक भी ले जाया गया था कि शीश महल में भी जी, आधे से बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। पैसे लगाए गए और कितनी यहाँ पर क्या कुछ नहीं था वो सबको मालूम है। और शायद एकमात्र वही वजह कि जब अरविंद केजरीवाल मीडिया को संबोधित कर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन सवालों का जवाब दे रहे थे तो वो भावुक हो गए, वो रोने लगे और उन सभी पलों को, उन सभी मुश्किल घड़ियों को याद करने लगे। लौटूंगी सर मैं आपके साथ, माफी के साथ आपको बीच में मैंने इंटरप्ट किया। तनुज दीक्षित जी, अब चूंकि केंद्रीय जांच एजेंसी ये कह रही है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन कानूनी तौर पर ये समझने की भी कोशिश होगी जब निचली अदालत में वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाए तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से क्या कुछ मिल पाएगा उनको? देखिए ऋतु जी, सबसे पहले इस मामले को समझे। पहली बार 26 फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया जी की जब गिरफ्तारी हुई तो निश्चित रूप से लगभग 506 दिन का लंबा समय उन्होंने जेल के अंदर निकाला। वहीं हम अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो 2 साल से लगभग वो 2024 21 मार्च 2024 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से लगातार वो 2 साल तक इन्हीं सब चक्करों में और लगभग 156 दिन लगातार जेल से भी सरकार चलाई और हमने सारी चीजें, तमाम चीजों को देखा। ये जो आज बरी किया है कोर्ट ने, ये सीबीआई ने एक चार्जशीट पेश करी थी। सीबीआई की चार्जशीट में सेक्शन 120 आईपीसी और 477 आईपीसी के सेक्शन के साथ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ठीक है, मैं लौट रही हूं माफी के साथ। इस बीच सीधा आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अमन अरोड़ा की पंजाब सरकार में मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠੇ ਵਾਹੀਆਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। परमात्मा ने जित बख्शी है क्योंकि सच्चाई कदे खत्म नहीं हो सकती, मर नहीं सकती है। मैं और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है और तब भी हम लोग बार बार ये कहते थे कि भाई कोई सबूत हो हमारे खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई पैसा मिला हो, कोई जमीन के कागजात मिले हों, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना सोना मिला हो तो बताओ, दिखाओ। लेकिन तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई और आज इसी के कारण आपने देखा होगा कि एक नेता जिसकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी थी, वो फफक के रो पड़े खुशी के मारे जब ये फैसला आया केजरीवाल साहब। हम सब लोग आज बहुत खुश हैं और देश के लोग खुश हैं, हमारे चाहने वाले खुश हैं, हमारे समर्थक, हमारे परिवार के लोग आज खुशी के मारे रो रहे हैं कि जो तकलीफ़ें दी गई वो बिल्कुल झूठी, बेबुनियाद तरीके से केस बना के दी गई
और मैं आज सुल्तानपुर में हूँ, अपनी माताजी के पास हूँ, घर पे ही। और सबको बहुत तकलीफ हुई थी जब ऐसे फर्जी झूठे मामले बनाए गए थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी देश के लिए खतरनाक है, ये बात सबको समझनी चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? अब मैं तो आज निकल रहा हूँ, अभी जाके हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। और देखिए अब लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में मनीष झा जी आप ही के पास आते हुए, चूंकि सर जब तमाम रिएक्शन हम सुना रहे थे उससे पहले आप रो भी रहे थे, भावुक भी और थे। निश्चित तौर पर ये जो पल है इसे शायद शब्दों में बयान नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा ये जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि अब दिल्ली की सत्ता जब यहाँ पर चले गए थे आप लोग, उसके बाद से लगातार दिल्ली वासी सवाल पूछ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कहाँ है। और अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज जब मीडिया के सामने आए तो सीधे तौर पर यह सबूत दे दिया है कि भाई मैं तो इसी क्षण का इंतजार कर रहा था और वो क्षण सबके सामने है। अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से संतुष्ट है, मजबूत होकर अब सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देखिए सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं। सच्चाई और ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। से हमें डेंट करने की कोशिश की गई थी, एक मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आप हमें दिल्ली के जनता हमें वोट की ताकत से आप नहीं हरा सकते थे। और आपने देखा जिस प्रकार से चुनाव हुआ उसमें भी फर्जीवाड़ा है। आने वाले समय में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि 50,000 वोट अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा से सिर्फ दिल्ली से काटा गया था। दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर उनका एक ही ये था लक्ष्य कि किसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को उनके विधानसभा से हराओ। तो आने वाले समय में यह भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं हरा सकते थे, तो किस प्रकार से एक पॉलिटिकल कैरेक्टर असैसिनेशन जो होता है, मैंने आपको बताया ना, जब भी हम दिल्ली से बाहर या कहीं और जाते थे किसी अन्य प्रदेशों में, तो लोग हमसे जब पूछते थे, क्योंकि हमारा जो आज पहचान है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो हम अपने आप को डिफेंड करने में भारी मशक्कत करना पड़ता था। लेकिन आज उन सभी लोगों को जवाब दे दिया गया। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि देश की न्यायपालिका, देश की लोकतंत्र की जीत है। और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जो कि देश को, लोकतंत्र को, देश के सिस्टम को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखना चाहते। साथ साथ संदेश है उन अधिकारियों को कि आप न्यायपालिका के हिसाब से, आप न्याय के हिसाब से, आप लोकतंत्र के हिसाब से काम करें। आप किसी भी सरकारी जो वहां पे सरकार है उनके मैनिपुलेशंस में ना आए, जो भी न्याय संगत है उनके लिए काम करें। क्योंकि सच्चाई की ज्यादा सच्चाई, देखिए जो झूठ है वो लंबा रेस कर सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन अंततः गतवा जीत सच्चाई की होती है। बिल्कुल। और देखिए जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर बाहर देखने को मिला था, सियासत में, दिल्ली की सियासत में देखने को मिला था, वो आरोप के हिसाब से तो राहुल सुप्रीम कोर्ट चलेगा नहीं। लेकिन केसी जैन जी, जो कैरेक्टर असैसिनेशन का जिक्र लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, सिर्फ सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो ये एक तरीके से कहेंगे कि जुल्म किया था, आज जुल्म हारा है और सच्चाई की जीत हुई है। और देखिए सच्चाई की जीत हुई है। और इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए केसी जैन जी, अब सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि भाई कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, लेकिन सवाल सर ये, क्या राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि जब किसी भी तरह के सबूत अगर अब कोर्ट में, यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई सबूतों में कोई दम नहीं है, और आप लोगों की तरफ से जो सियासत की जा रही थी वो क्या सही थी, और ऐसे में आम आदमी पार्टी को जो नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई कभी बीजेपी या केंद्रीय जांच एजेंसी कर पाएगी? देखिए रितु जी, आम आदमी पार्टी अपने को कितना भी साफ सुथरा साबित करने का प्रयास करे और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप पड़े, लेकिन ये जांच किसने की? जांच ईडी सीबीआई ने की। आरोप किसने लगाया? राज्यपाल से आपने अनुमति ले ली, बिना अनुमति के आपने वहां पे शराब जीत पे प्रवर्तन किया, इसलिए जांच हुई। और रही बात ये कि कौन कितना पाक है, कौन कितना साफ है, आरोप तो वही बात कह रहे थे, हमारी बात अधूरी रह गई थी। जिस समय गोधरा कांड हुआ इस पे आरोप लगे थे मोदी जी पर, ठीक है सर। अब चूंकि अब आने वाले समय में आप लोग क्या सियासत करते हैं जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, क्योंकि आज का दिन तो आम आदमी पार्टी के नाम हो चुका है और ऐतिहासिक पल है जो कि आम आदमी पार्टी जश्न भी मना रही है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच आदिल अहमद खान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनवाते हैं। आज इस देश के संविधान को मानने वालों के लिए, अपनी जिंदगी को सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिताने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को एक तथाकथित शराब घोटाला, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित किया था, जिसकी साजिश देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने मिलकर किया था,
उससे बाइज्जत बरी कर दिया है। आज पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के चाहने वालों के लिए, आम आदमी पार्टी को के मानने वालों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। ये वही शराब घोटाला है जिसकी चर्चा देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गलियों में घूम घूम कर किया करते थे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार एक चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को घर से उठाकर जेल में डाल दिया गया। दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री को घर से उठा के जेल में डाल दिया गया। हमारे कई नेताओं को, संजय सिंह जी को घर से उठाकर जेल में डाला गया, विजय नायर जी को जेल में डाला गया और भी कई नेताओं को, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला गया। आज कोर्ट ने साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश